हेलो एवरीवन। सेंटर ऑफ मास में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉलो हेमिस्फीयर। पहले तो बात करेंगे हम स्फीयर पे कि एक हॉलो स्फीयर क्या होता है। हॉलो स्फीयर जैसे कि फॉर एग्जांपल फुटबॉल, आप सभी ने फुटबॉल देखा होगा। फुटबॉल में क्या होता है कि उस बॉडी का पूरा मास उसके सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो कि अंदर से टोटली एम्प्टी होता है, खाली होता है। तो ऐसी बॉडी को, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं हॉलो स्फीयर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो आप शायद गेस करके बता दोगे कि जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, मतलब कि इस स्फीयर का ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, वहाँ पर ही इसका सेंटर ऑफ मास डिसाइड करेगा, जो कि सही है। तो सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में है क्या बॉडी पर है या उसके इनसाइड। इस बॉडी का, इस स्फीयर का या इस फुटबॉल का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके अंदर में कहीं पर है, सेंटर में, जहाँ पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि बॉडी अंदर से टोटली एम्प्टी है। ठीक। अब मान लो ऐसी किसी बॉडी को मैं बीच में से अगर कट कर दूं, इसको अगर यहाँ से कट कर दूं, तो मुझे एक शेप ऑब्टेन होगा जो इस तरह का होगा, जो कि इस तरह का होगा, और यही होगा हेमिस्फीयर, मतलब कि आधा स्फीयर। और ये दिस स्फीयर इज टोटली एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस इज द हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो मीन्स होता है अंदर पूरा का पूरा खाली। अब ये स्फीयर अंदर से चूंकि खाली है, इसलिए हम इसे हॉलो कह रहे हैं, और आधा स्फीयर है इसलिए हम कहेंगे हेमिस्फीयर। तो बन गया कि हॉलो हेमिस्फीयर का। अब मैंने बात की थी कि अगर ये कंप्लीट स्फीयर होता तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, तो आपने कहा कि इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो क्या इस केस में भी इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर डिसाइड करेगा? नहीं। इसका सेंटर ऑफ मास, चूंकि अब मास इधर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए वाई एक्सिस के अलावा, यानी कि ऊपर की तरफ कहीं पे रिसाइड करेगा, और वही हमको फाइंड आउट करना है। एक हॉलो हेमिस्फीयर यहाँ पे गिवन है, जिसका रेडियस r में रखा है, उसका मास है m। अब ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जब भी किसी परफेक्ट ज्योमेट्री का सेंटर ऑफ मास पता करना होता है, तो हम 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ओरिजिन सिलेक्ट करते हैं। तो अगर मैं ओरिजिन इसका सिलेक्ट कर लूँ तो मुझे इसके सेंटर पे करना होगा। ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस, और ले लिया मैंने इसका ओरिजिन सेंटर। अब सेंटर पे ओरिजिन ले लिया है, पहला काम तो हो गया। अब बात करते हैं इस हॉलो हेमिस्फीयर की डेंसिटी के बारे में। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? अब हम देख चुके हैं कि इसका जो पूरा का पूरा मास जो है वो उसके सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसकी जो डेंसिटी हम बनाएंगे वो सरफेस मास डेंसिटी बनेगी, जिससे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। इसका मास दे रखा है कैपिटल M, और एरिया क्या होगा? अब चूंकि ये स्फीयर का केस है, हेमिस्फीयर, स्फीयर का एरिया हम कितना लेते हैं 4 पाई r स्क्वायर, और हेमिस्फीयर है मतलब कि उसका आधा, तो 4 पाई r स्क्वायर कैपिटल R यहाँ होगा, उसका हाफ, जो कि हो जाएगा m अपॉन ट्वाइस पाई r स्क्वायर। तो ये हो गई है डेंसिटी हेमिस्फीयर। ठीक। अब जो एलिमेंट में यहाँ पे कंसिडर करने वाला हूँ वो क्या होना चाहिए? देखिए, अगर ये स्फीयर कंप्लीटली फिल्ड होगा, अगर अंदर से भरा हुआ होगा, इन दैट केस अगर मैं इसको यहाँ से कट करता जाता तो मुझे डिस्क शेप ऑब्टेन होगी। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर पूरा भरा हुआ है और सर्कुलर मैनर में है, तो जो ऑब्टेन होगा स्लाइसेस इसके, वो डिस्क शेप की होगी। बट यहाँ पर तो ये अंदर से पूरा का पूरा खाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार अगर मैं इसे कट करते जाता हूँ तो मुझे जो शेप्स ऑब्टेन होंगे वो रिंग के शेप ऑब्टेन, वो इस तरह से मुझे रिंग्स यहाँ पे मिलने वाली। ठीक। तो यही होगा हमारा एलिमेंट। हम पहली रिंग यहाँ पे लेंगे, और ऐसे करते 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 लास्ट रिंग इस पॉइंट पर मुझे मिल जाएगी, और उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। तो सिंपली ये होगी मेरी रिंग, ये इसका सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो r में कंसिडर कर लेता हूँ। अब ये जो रिंग का सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, तो ले लेते हैं कि ये y डिस्टेंस पे हो गया। अब यहाँ क्या है, एलिमेंट का मास क्या होगा? एलिमेंट का मास कंसिडर कर लेते हैं हम dm, इसका एरिया भी होगा जो कि होगा dA। अब देखिए, चूंकि ये रिंग है तो इसकी एक थिकनेस भी होगी, यहाँ पर हमको उसकी थिकनेस को कंसिडर करना है, जो कि मैं लूंगा dx। यहाँ पर इतनी जो थिकनेस इसकी नजर आ रही है वो होगी dx। जैसे कि सेमी सर्कुलर वायर या रिंग के केस में हमने देखा था थिकनेस, और उस थिकनेस की वजह से सेंटर पे एंगल भी सबटेंड हुआ था, तो वही वाला पार्ट यहाँ पर भी हमको रिपीट करना है। तो ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस dx मैं ले लेता हूँ,
जो कि इसके दोनों एंड्स को अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो ये सेंटर पे एक एंगल बनाते हैं, जैसे ले लेता हूं मैं डी थीटा। अब ये क्या है, ये तो है हमारा रेडियस वेक्टर आर। अब देखिए यहाँ पर वो पार्ट भी आ जाएगा रिजोल्यूशन वाला। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम क्या देखते हैं कि ये अगर आर बार जो हमारा वेक्टर है और इसको अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मुझे मिलता है और उसी के परपेंडिकुलर एक वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस मुझे मिलता है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग में इस रेडियस वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा उसे मैं लेता हूँ आर कॉस थीटा। अब इसे कॉस थीटा क्यों लिया? क्योंकि ये रेडियस एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है और उसी तरह से यहाँ पर बनने वाला जो एंगल रहेगा वो भी थीटा होगा। कैसे कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो इस एलिमेंट का जो रेडियस है वो इसके पैरेलल है, मतलब कि ये दो पैरेलल लाइन के बीच में जो तीसरी लाइन होती है वो होती है ट्रांसवर्सल, और इस ट्रांसवर्सल की वजह से जो अल्टरनेट एंगल्स मिलते हैं वो दोनों भी इक्वल होते हैं। तो ये थीटा इसके इक्वल हो गया, मतलब कि ये जो आर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो इस रेडियस की वैल्यू बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा r इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। तो y वैल्यू क्या होनी चाहिए इसकी? अब अगर ये r cos थीटा है तो ये हो जाएगा r sin थीटा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो एलिमेंटल रिंग है ये r sin थीटा के डिस्टेंस पे है, x एक्सिस से या ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? r sin थीटा की। यानी कि y वैल्यू इसकी r sin थीटा यहाँ पर हो चुकी है। अब इस एलिमेंट का एरिया फाइंड आउट करने से पहले बात करते हैं उसके dm वैल्यू की। dm वैल्यू इसकी क्या होने वाली है? तो इसके लिए भी हमको इसकी डेंसिटी निकालना होगी। अब ये सरफेस एरिया पर इसका पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी का एक एलिमेंटल पार्ट होगा वो रिंग, इसलिए रिंग की भी जो डेंसिटी होगी वो सरफेस एरिया डेंसिटी होगी, जो कि बताते हैं हम सिग्मा से। तो मास पर यूनिट एरिया, तो मास एलिमेंट का कितना लिया है हमने? dm, और इसका एरिया कितना? dA। तो ये हो गई डेंसिटी एलिमेंट की, जिसमें dA का वैल्यू हमको पहले पता करना है, देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dm। अब यहाँ dA कितना होने वाला है? तो dA इज इक्वल टू होगा इसका सरकमफ्रेंस, यानी जितनी इसकी सर्कुलर लेंथ है वो, और वो जो लेंथ है उसके साथ उसकी जो थिकनेस है, यानी इतनी थिकनेस के साथ वो जो लेंथ कवर कर रहा है वही होगा उसका सरफेस एरिया इस एलिमेंटल रिंग का। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे पाई 2 पाई r इंटू dx। इस विड्थ के साथ में या इस लेंथ के साथ में उसकी जो सर्कुलर लेंथ है वो इक्वल टू द सरकमफ्रेंस है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे वैल्यू कंसीडर कर लिया है, ये स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस थीटा, तो उसको यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ, तो हो जाएगा dA इज इक्वल टू ट्वाइस पाई r cos थीटा इंटू dx। अब देखो dx की वैल्यू भी यहाँ पे निकालना होगी। dx क्या होने वाला है? मैंने इस एलिमेंट के दोनों एंड्स को कनेक्ट किया सेंटर से, तो यहाँ पे जो छोटा सा इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एंगल जो मुझे मिला है वो है डी थीटा। तो डी थीटा इक्वल टू क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चीज को एटलीस्ट हम 2 बार देख चुके हैं। ये एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब यहां पर देखिए ये जो थिकनेस dx है उसे मैं आर्क लेंथ कंसीडर करूंगा, क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट है तो कहीं ना कहीं ये आर्क फॉर्म करेगा, बट ये जो आर्क है ये इतना छोटा है कि इसको हम ऐसे कर्व्ड शेप का कंसीडर नहीं कर सकते, ये स्ट्रेट लाइन होगा। ये सर्कुलर मोशन के पार्ट में बता चुका हूं। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है सेंटर पे वो कितना होगा? डी थीटा। और आर्क लेंथ कितनी हुई? dx, और रेडियस है मेरा कैपिटल R, एंड देयरफॉर dx इज इक्वल टू हो जाएगा r इंटू डी थीटा। अब नाउ आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ dx इन दिस एक्सप्रेशन। तो dA कितना हो जाएगा? देयरफॉर dA इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस पाई कैपिटल R cos थीटा, और dx इज इक्वल टू कितना हो गया? कैपिटल R इंटू डी थीटा। ये तो हो गया। अब ये वैल्यू को सीधे सीधे हमको कहाँ रखना है? यहाँ पे। तो सिग्मा इज इक्वल टू dm अपॉन dA हो गया। देयरफॉर dm इज इक्वल टू कितना होगा? m इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स dA, और dA का वैल्यू मेरे पास में है सिग्मा इंटू dA कितना है? ट्वाइस पाई कैपिटल R cos थीटा इंटू R डी थीटा। ये मिल गया मुझे dm। अब सिंपली मुझे क्या करना है? ओरिजिन सिलेक्शन हो गया, उसकी डेंसिटी भी ऑब्टेन कर ली है, उसके बाद में dm का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया है। अब सीधे सीधे इस वैल्यू को इंटीग्रेट करना है।
तो अब देखिए एक्स एक्सिस के अलावा सेंटर पे मैंने ओरिजिन का सिलेक्शन कर लिया है, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो तो जीरो हो गया। अब बात करते हैं वाई कोऑर्डिनेट की, वाई कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, इसलिए यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो वाई सेंटर ऑफ मास के लिए करेंगे। तो वाई सेंटर ऑफ मास क्या होना है, वाई सेंटर ऑफ मास जो हम लेते हैं वो है 1 ओवर टोटल मास इंटीग्रेशन y इंटू डी, वैल्यू रख देते हैं 1 ओवर m इंटीग्रेशन। अब देखिए y वैल्यू इसका क्या है, मैं पहले बता चुका हूँ कि y वैल्यू इसका है r sin थीटा। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि y डिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है r sin थीटा। तो y इज इक्वल टू हम ले लेंगे r sin थीटा, और dm कितना है, dm का वैल्यू भी निकाल रखते हैं सिग्मा 2 पाई r cos थीटा r d थीटा, सिग्मा 2 पाई r cos थीटा इंटू r d थीटा। अब इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, देखिए हॉलो हेमिस्फीयर है, अगर मैं पहला एलिमेंट यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ एक एलिमेंटल रिंग मुझे मिलेगी, और इसी तरीके से मैं रिंग्स अज्यूम करता हुआ यहाँ तक पहुँचूंगा लास्ट रिंग तक। इतना तो क्लियर है। तो क्या होगा कि मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, यानी कि जब मैं रिंग का सिलेक्शन कर रहा हूँ तो दोनों भी साइड से उसकी थिकनेस को मुझे कंसिडर करना होगा, यानी कि रिंग्स दोनों तरफ इधर थोड़ी थिकनेस इधर थोड़ी थिकनेस, लाइकवाइज ऊपर 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 जाऊंगा तो जब मैं यहाँ पहुंचूंगा तो लास्ट रिंग मुझे यहाँ पे ऑप्टेड हो जाएगी। मतलब कि 0 से लेके यहाँ तक मैं गया तो यहाँ पर कितने रेडियन का मेरा आर्क बन रहा है, या मैं यहाँ से कितने डिग्री यहाँ तक के रोटेट कर रहा हूँ, वही मुझे निकालना होगा। हमने सेमी सर्कुलर रिंग के केस में क्या देखा था कि हमने एक एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर किया था dm, और उसको लेंथ वाइज ऐसे कैलकुलेट करते हुए गए थे। तो हमने 0 से स्टार्ट किया और पाई पर खत्म किया। अब अगर यहाँ वैसा करने का सोचोगे तो क्या होगा कि यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो पहले पूरी रिंग्स यहाँ तक मैं अज्यूम कर चुका हूँ, और वापस से फिर अगर इधर आता हूँ तो वही रिंग्स रिपीट होंगी। इसलिए मुझे क्या करना है कि वन टाइम एक रिंग में कंसिडर कर रहा हूँ और ऊपर तक जाना है, जो कि मेरा होगा 90 डिग्री। 0 to 90 को हम क्या लिखते हैं इन रेडियन पाई बाई 2। तो मेरी लिमिट क्या बनने वाली है 0 to पाई बाई 2। तो 0 to पाई बाई 2 रख देते हैं लिमिट यहाँ पे 0 to पाई बाई 2। अब देखिए फिर से वही बात, जो कांस्टेंट टर्म्स है उन सबको हम बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन फंक्शंस पे अप्लाई करते हैं। y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ओवर m, और कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है सिग्मा 2 पाई, ये दो r और ये वाला r, मतलब कि r क्यूब ट्वाइस सिग्मा पाई, और फंक्शन अंदर क्या बच गया है 0 to पाई बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा। अब सिंपली यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू प्लेस कर देंगे और जो जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल कर देंगे। y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हो गया r क्यूब, जो पहले से वैल्यूज है उनको यहीं पे रहने देते हैं, ट्वाइस पाई अपॉन m, और सिग्मा कितना है, सिग्मा का वैल्यू है मेरे पास m अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो सिग्मा हो गया m अपॉन ट्वाइस पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब जो जो कैंसिल आउट होता है उसे कर दो, m से m गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, एक r बच गया, 2 से 2 गया और पाई से पाई गया। दिस मीन्स दैट कि मुझे सिर्फ यहाँ पे न्यूमरेटर में r बच रहा है, तो यहाँ बच गया सपोज के r। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ 0 to पाई बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक छोटा सा एडजस्टमेंट यहाँ पे करना होगा कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा, ताकि ये 2 मुझे इसके साथ कनेक्टेड मिल जाए। अगर ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया तो ट्रिगोनोमेट्री में मुझे पता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, एंड देन आई विल इंटीग्रेट साइन 2 थीटा ओनली। ओके, तो चलिए एडजस्टमेंट का पार्ट है यहाँ पे देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा r इंटू 2 बाई 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला फंक्शन तो ऐसे कैसे रहने वाला है, तो ये 2 को मैं अंदर ले लेता हूँ तो हो जाएगा ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और ये 2 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, मतलब कि सीधे सीधे r अपॉन 2 और 2 को मैं यहाँ लगा दिया। बात तो वही हुई ना 2 बाई 2 की, और ये इक्वल टू कितना होता है साइन 2 थीटा के r बाई 2
इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब हमें क्या करना है, सीधे सिर्फ साइन 2 थीटा को इंटीग्रेट करना है। वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू आर अपॉन 2 और इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 0 टू पाई बाई 2। ठीक, अब क्या करना होता है, सिंपली अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट और दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन, हमें यही करना होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, थीटा, थीटा एंगल है, तो थीटा की जगह पहले हम पाई बाई 2 रख देते हैं, माइनस थीटा की जगह 0 रख देंगे और देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है। आर बाय 2 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा कितना रखेंगे पहले, पाई बाई 2, तो ये हो गया है पाई बाई 2 माइनस, अब ये फंक्शन ऑलरेडी डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन है ऑलरेडी माइनस है, निगेटिव है, तो ये निगेटिव और ये जो फॉर्मूले में जो निगेटिव है वो दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और क्या बच जाता है कॉस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 2। आगे चलते हैं, आर बाय 2, अब देखिए 2 से 2 तो इधर ही गया, तो कितना बचा कॉस पाई, कॉस पाई मीन्स पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, कॉस 180 कितना हो गया -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस 2 इंटू 0 कितना हो, कॉस 0, 2 इंटू 0 होता है 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, ये भी हो गया डिवाइडेड बाय 2, आर अपॉन 2 और यहाँ बच गया निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी कि 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, ये होता है 1, मतलब कि r बाय 2। y सेंटर ऑफ मास जो मुझे मिल रहा है एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द रेडियस, मतलब कि यहाँ कहीं भी मिलेगा, तो यही होगा इसका सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक।